हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। चैप्टर नंबर 7 से 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर में कंफर्म पूछा जाता है 100%। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये बच्चों सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हो सकता है आप खुद भी कर लें, पर मैं कुछ हो सकता है कि और अलग टेक्निक से कराऊं या आपको याद दिलाऊं कि आप इस सवाल को बहुत इजी तरीके से कैसे बना सकते हो। अक्सर बच्चे क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखते हैं, मुझे पता है, फिर भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं। अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स में क्वेश्चन छोड़े ना, तो वो नंबर की उम्मीद भी साथ में छोड़ देना भाई, गारंटी दे रहा हूं। फिजिक्स में नंबर लाने का एक ही राज है, न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज की वीडियो पूरा देखें, ढंग से देखें। कुछ छूट जाता है तो बैक लेके देखें वापस, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत मेहनत करना बच्चों इस वीडियो में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज कुछ क्वेश्चनों की जो हैं तो हमारी बुक के ही, पर एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बुक निकाल लीजिए बच्चों, सब जिनके पास बुक है ठीक है, नहीं है तो मैं क्वेश्चन यहां बोलता रहूंगा। क्लियर? पेज नंबर 175। और मैं बात करता हूं, हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन करा भी दिया हो, देखो आप आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अंकित प्रश्न नंबर 1, दिस इज पेज नंबर एट 175। पहला अंकित प्रश्न देखिए। मुझे पता है मैंने करा दिया है ना, फिर भी करा रहा हूं, कोई बात होगी, आप देखें आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए बच्चों। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, तो जो फेरों की संख्या मतलब कैपिटल N है बच्चों, वो है 100। कितने फेरे हैं? 100। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दो, भले कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सवाल जहां CGS में हो तुरंत उसे MKS में चेंज कर लो। तो सेंटीमीटर को मैंने तुरंत 10⁻² से गुणा करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसमें 0.40 एम्पियर की धारा बह रही है, प्रवाहित धारा I 0.40 एम्पियर। तो थोड़ा ढंग से लिखूं तो इसको मैं 4 × 10⁻⁻1 एम्पियर। ठीक है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? आपको कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यह डाटा है, भले स्क्रीन पॉज करो, खुद करके देखो, ये तरीका रहेगा आज हमारा। ठीक है ना? देखिए बच्चों, धारावाही कुंडली के, ऐसे लिखना भी सीखो भाई, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आपको याद है केंद्र का सूत्र क्या आया था? फॉर्मूले एक पन्ने पर लिखकर दीवार पर चिपके हुए होने चाहिए। जिन बातों को मैं कहता हूं फॉलो किया करो, 100 नंबर दिलाने की गारंटी है। मैं बोल रहा हूं इस तरीके से पढ़ोगे तो, और आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से नंबर आते हैं ना। केंद्र का सूत्र क्या है बच्चों? μ0 Ni अपॉन व्यास बोलता हूं मैं हमेशा 2r। तो जो केंद्र पर जो सूत्र लगेगा ये सबको याद होना चाहिए भाई। μ0 Ni अपॉन 2r कहां पढ़ा है बच्चों आपने? ये बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग में पढ़ा है। तो अगर इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी जाए तो μ0 कितना है? 4π × 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स 100। बहने वाली धारा 4 × 10⁻⁻1। और त्रिज्या का दोगुना 2 × 8 × 10⁻²। सोचो बच्चों, 4 × 4 16 और 8 दूनी 16। ये गायब हो गया। यहां से भी कितना बचा? पाई बचा, पाई। और पाई होता है बच्चों 3.14 गुणा 10⁻। विचार करें, -7 है ऊपर, और माइनस का कितना हो गया? -8, पावर -8 हो गई। 10 में मतलब प्लस का 2, -8 + 2 का मतलब -6।
ऊपर 10 की घात -6, नीचे से गई तो प्लस की 2, -6 और +2 -4 टकला। टकला बोले तो टेस्ला। मतलब उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बनेगा 3.14 गुना 10 की घात -4 टेस्ला। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने तो ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा बड़ी आसानी से। ठीक है, जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन बच्चों से नहीं हुआ भाई वो और मेहनत करें ताकि आप ये क्वेश्चन बना पाओ। क्लियर? बात करें, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बाद में नोट कर लेना, भले कोई दिक्कत नहीं है। तो आंकिक प्रश्न नंबर 2 की, क्योंकि क्वेश्चन का तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अभी मतलब दूसरा हो जाए तब एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं टाइम दे दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 6.28 मीटर लंबे तार से एक तार है जिसकी लंबाई है बच्चों 6.28 मीटर। तार से 0.10 मीटर त्रिज्या की कुंडली बनाई जाती है। तार की जो लंबाई है उसको L से रिप्रेजेंट कर दूं, वो तो है 6.28 मीटर। जो कुंडली बनाई है उसकी त्रिज्या है 0.10 मीटर। कहने का मतलब 10 की घात -1 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल देना। तार की लंबाई 6.28 मीटर, जो त्रिज्या का लूप बनाया गया है वो 0.10 मीटर का है। इसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की गई है। बहने वाला करंट है बच्चों 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा बह रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? आपको वापस से इसके केंद्र पर यानी कि BO कह दें, भले इस चीज को आप चाहो तो थोड़ा डिफरेंट लाने के लिए ये भी BO हो जाएगा। अब देखो भैया, कुंडली के केंद्र पर सूत्र है μ0 कांस्टेंट है, आप वैल्यू जानते हो, n नहीं पता। देखो ये क्वेश्चन मैंने एक दिन और समझाया था, आज फिर समझाता हूं। सपोज कुछ नहीं है, धागा, मेरे पास एक धागा है, ये मान लो, इसे समझते हैं, इतना लंबा तार है और इसको मैंने ऐसे लपेट लपेट एक कुंडली बनाई। तो भैया एक ही फेरा बने जरूर थोड़ी है, एक फेरा बनता फिर तो बहुत बड़ी त्रिज्या हो जाती, पर त्रिज्या फिक्स कर दी कि इतनी त्रिज्या के कितने फेरे बनेंगे। पहले इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना, फेरों की संख्या ज्ञात करना। और बच्चों फेरों की संख्या मान लो फेरों n लग रहे हैं, मान लो फेरे कितने लग रहे हैं n, तो एक फेरे में कितनी लंबाई लेता है वो 2πr। याद करो, जब आप तार को घुमाकर वलय बनाओगे तो उसकी लंबाई पर्दी पर तो गई यार, पर्दी कितनी होती है 2πr। मान लो n फेरे हैं, माना कैपिटल N फेरे हैं। इंपॉर्टेंट बात बस यही है, और यहां आकर अपने दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। n फेरे हैं तो फॉर्मूला क्या सेट किया मैंने कि n और एक फेरे में कितनी लंबाई लेता है, ये 2πr, और ये कुल लंबाई के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं यहां से फेरों की संख्या निकालूं n तो ये बन जाएगा बच्चों L/2πr। लंबाई कितनी है बच्चों 6.28, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और r है बच्चों 10 की घात -1। ध्यान से देखना, 3.14 का डबल 6.28 ही होता है, तो 3.14 को 2 से गुणा करूंगा तो 6.28 आएगा, कट जाएगा, और 10 की घात -1 ऊपर जाएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स 10 की घात का प्लस का 1 यानी कि 10 आ जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। अंतर अगर किस चीज का है तो वो है फेरों की संख्या ज्ञात करने का। इसमें दे दिए थे और इसमें क्या दिमाग लगाया वो समझ गए ना। अब तार की लंबाई दे दी और त्रिज्या दे दी, इस तरीके से निकालते हैं बच्चों। अब निकाल लो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लगा दीजिए, μ0 Ni/2r, μ0 4π × 10⁻⁻7 नंबर ऑफ टर्न्स 10, बहने वाला करंट 1, त्रिज्या 10 की घात -1 तो 2 गुणा 10 की घात -1। ये देखो ध्यान से, ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, 2π बचा, 2π, और 2π की वैल्यू होती है 6.28, क्योंकि पाई 3.14 है, 2 से डबल करूंगा 6.28, 10 की घात -1 ऊपर गया तो प्लस का 1 हो गया, 10 पहले से बैठा हुआ, 10 की घात प्लस का 2 और माइनस का 7 यानी कि 10 की घात -5 बचने वाला है बच्चों। टकला
मतलब इसके जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आएगा 6.28 गुना 10 की घात -5 टेस्ला। पहले तो समझें आराम से। अब आप ऐसा करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें भले, या जो बच्चे लिखते हों वो लिख ले, जैसे भी आपको उचित लग रहा हो आप कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट? ओके। तो ये हो गए, कैमरा थोड़ी हिलाया भाई, ये हो गए हमारे 2 अंकित प्रश्न। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट भाई, बात करते हैं तीसरे अंकित प्रश्न की। देखिए अंकित प्रश्न नंबर 3 पढ़िए, खुद सोच के भी देख लिया करें भाई थोड़ा सा। अंकित प्रश्न नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। लंबा तार जब लंबाई वगैरह ना दिए बच्चों तो इसको अनंत लंबाई का मानना है, मैंने कहा था। और बायो-सावर्ट नियम में अनंत लंबाई के तार जिसमें धारा बह रही है आई, उससे डी दूरी पर फील्ड कितना आया था, μ0I/2πr या 2πd। देखो लगता तो ऐसा है कि 2πr रिंग में होना चाहिए था, रिंग में नहीं है, वायर में है बच्चों। दोनों के सूत्र याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 एम्पियर धारा बह रही है भाई साहब, तो आई की वैल्यू हो गई 35 एम्पियर। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्मॉल डी इज 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 2 गुना 10 की घात -1 मीटर। -2 से गुणा करोगे करने को तो, पर 1 0 खा जाएगा तो माइनस का 1 ही तो बचेगा। स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा आपको बच्चों, बी निकालना है, बी। और तार हालांकि बोला नहीं है अनंत लंबाई का, पर लंबा तार बोल दिया ना, तो चालक तार के लिए ट्राई कर सकते हो तो ट्राई कर लो, खुद भी कर सकते हो आप। V इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, μ0I/2πd। भाई फॉर्मूला याद चाहिए, इसीलिए कहता हूं कि आप इन फॉर्मूलों को जिनको मैं बोलूं एक पन्ना बना लिया करो हर चैप्टर का, दीवार पूरी भर जानी चाहिए पेपर आते आते। तो चैप्टर नंबर 7 बना के एक पन्ना बनाइए, उस पर बढ़िया 2-3 कलर का पेन यूज करते हुए अच्छे सुंदर सुंदर सूत्र लिखो और दीवार पर चिपका दो। तो बार बार हमारी नज़र उन पर पड़ेगी ना, तो बहुत जल्दी याद होंगे। देखना, करके देखना ये एक्सपेरिमेंट आप। चलिए, तो V इज इक्वल टू μ0 कितना होता है, 4π × 10⁻⁻7। करंट कितना है 35, 2π और D कितना है 2 × 10⁻⁻1। 2π × 2, 4π ने 4π को बहुत ढंग से मारा, तो B कितना बचा बच्चों, ऊपर 35 गुणा 10 की घात -1 ऊपर गया तो प्लस का 1 का मतलब -6 टकला। और वैज्ञानिक विधि के अनुसार आंसर लिखना पड़ जाए 3.5 तो -5 टकला। अरे बात समझ में आ रही है? देखो एग्जाम में क्वेश्चन अब तक का रिकॉर्ड है ऐसा आता है जिसमें बहुत भयंकर कैलकुलेशन ना हो, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन चेक करने वाला नहीं है। अगर आप 12th साइंस में पढ़ रहे हो तो गुणा भाग करना आता है, निसंदेह में कोई डाउट नहीं है। फिजिक्स में डिमांड करता है कॉन्सेप्ट की, तो आप याद रखें इस चीज को, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें अंकित प्रश्न नंबर 4 की। इसकी सुनो, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन इतना लंबा है, बहुत से बच्चे के तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं कि साहब ये क्या होगा, कैसी बात कर रहे हो आप। होगा बच्चों, कंफर्म होगा। एक तार ए बी में होकर 10 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कोई तार है भाई साहब ए बी, और 10 एम्पियर की फिक्स धारा हमने उसमें प्रवाहित कर दी ए बी में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। यदि तार एक मेज पर क्षैतिज रखा हुआ है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, एक अन्य तार सी डी इस तार ए बी के ठीक ऊपर है। कहानी कुछ ऐसी है, देखो एक तार तो टेबल पर ये रखा हुआ है ए बी, टेबल छोड़ो, टेबल कौन बनाएगा। इसमें 10 एम्पियर करंट है, दिशा का अभी कोई ज्ञान नहीं है, कहीं भी मान लीजिए। चलो आपने इधर मान ली भाई साहब इसमें 10 एम्पियर। सोचिए
इस तार के ऊपर एक तार और रखा हुआ है, हवा में है ये कहानी। ये मेज, ये भाई साहब चौक पहला तार, और उंगली अधर लटक रही है हवा में, ये दूसरा तार, जिसका नाम दिया है सीडी। कितना दिया है? सीडी। और पढ़ो आगे, दिख तो रहा है ना वैसे पूरा क्वेश्चन, क्या और नीचे लिखूं भाई? दिख जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है ना साहब। एक तार ए बी में होकर 10 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह तार मेज पर क्षैतिज रखा हुआ है। एक अन्य तार सी डी, डी आपको नहीं दिख रहा है, मैंने देखा था अभी, तो यहां लिख देते हैं सी डी। कहां है सी डी? एक तार सी डी ए बी के ठीक ऊपर 2 mm दूरी पर रखा हुआ है। इनके जो ये बीच की दूरी है ना, ये डिस्टेंस जो है ना, वो है 2 mm। mm मतलब मिलीमीटर, 10⁻³ से गुणा करना होगा मिली को हटाने के लिए। तार सीडी में 6 एम्पियर धारा बह रही है। अब पता नहीं है भैया उसी दिशा में बह रही है विपरीत बह रही है, तो ये बनाते हैं, देखते हैं क्या विचार है। तार सीडी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होना चाहिए ताकि मुक्त अवस्था में यह अपनी स्थिति में लटका रहे? तार ए बी के सापेक्ष तार सीडी में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी? और स्मॉल जी कहीं काम में आए तो tan लेना है। बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। देखिए मैं थोड़ा चित्र और नीचे बनाता हूं ताकि क्लियर समझ में आए अपने को, समझे? सब बोर्ड पे देखिए। अब कहानी कुछ ऐसी है कि हमने एक वायर तो रख दिया भाई साहब मेज पे, और इस वायर का हमने नाम ले लिया ए बी, और इसमें बहने वाला करंट है 10 एम्पियर। ये तो मेज पे रखा हुआ है, और एक तार कहीं यहां हवा में लटक रहा है जिसका नाम है सी डी, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 2 mm। अब पहली बात तो आप ये समझें कि क्या सीडी तार हवा में रह सकता है? अरे कोई हवा में रह सकता है क्या? नॉर्मली तो नहीं। क्यों नहीं रह सकता? मान लो इस तार का द्रव्यमान अगर m ले लूं, मेरी बातों को अब बहुत ध्यान से देखना स्टार्ट करें बच्चों। अगर इस तार का वजन m ले लें तो mg कहां लगेगा? नीचे। भाई कोई चीज हवा में क्यों नहीं रुकी, या ये तार हवा में क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि mg बल का धरती माता इसे अपनी ओर खींच रही है। द्रव्यमान m मान लिया तो धरती माता कितना बल लगाएगी? mg। अब आप सोचो, अगर सीडी पर mg बल ना लगे तो क्या ये हवा में रुक सकता है क्या? नॉर्मली कोई चीज, या हम हुए या कोई पत्थर हुआ या कुछ भी हुआ XYZ वगैरह वगैरह, हवा में क्यों नहीं रुक सकता है? क्योंकि धरती माता उसे खींच लेती है। अब धरती माता ना खींचे ये तो संभव ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, धरती तो mg बल लगाती है अपनी ओर, पर बच्चों उस बल का प्रभाव खत्म किया जा सकता है। कैसे बच्चों? ऊपरी दिशा में उतना ही बल लगाकर। अगर मुझे सीडी तार हवा में रोकना है, बहुत ध्यान से देखना भैया, अगर मुझे सीडी तार हवा में रोकना है, सीडी तार का वजन अगर m है तो mg तो नीचे लग ही रहा है। हवा में रुकने के लिए सीडी पर एक बल ऊपर लगना चाहिए, तब तो यह बात पॉसिबल है कि वो हवा में रुक जाए, अन्यथा जिंदगी में नहीं रुकेगा। अब भैया जो रिक्वायर्ड फोर्स है, mg तो लग रहा है, आप नहीं लगा रहे, वो तो ऑटोमेटिक लग रहा है, धरती माता लगा रही है। तो आप जो बल लगाना चाहते हो वो आकर्षण लगाना चाहते हो कि प्रतिकर्षण लगाना चाहते हो? अबे नीचे तो गिर रहा है, तुझे तो इसको ऊपर खींचना है, तो मैं लगाना चाहता हूं प्रतिकर्षण। अगर धारा बह रही होती बच्चों पहले सीडी में, और मुक्त अवस्था में तार नीचे ए बी होता, या अभी तो ए बी मेज पर रखा हुआ है, ऊपर वाला तार फ्री है, तो ऊपर वाले पर नीचे तो बल लग रहा है, हमें ऊपर मतलब प्रतिकर्षण लगाना है। उल्टी कहानी होती कि ये तार तो मेज पर रखा हुआ है और एक तार नीचे है, तो नीचे वाले पर नीचे तो लगी रहा है, तो फ्री इसको खींचता, तो आपको आकर्षण बल की जरूरत पड़ती। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? जहां पसीना आ जाए ना, समझ लो वो चीज काम की है। लल्लू क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, थोड़ा अच्छा करोगे तो मजा आएगा।
ए बी में करंट बह रहा है, इसके ऊपर एक तार सी डी है। फिर मैंने दिमाग लगाया अगर सी डी में एम वजन है तो एम जी बल कहाँ लग रहा है, नीचे। पर मुझे इसे हवा में रोकना है तो हवा में तब रोकेगा जब इस पर एक बल कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। तो जो प्रतिकर्षण बल जो मुझे चाहिए बच्चों, मैं चाहूंगा कि वो कहाँ लगे, ऊपर। और प्रतिकर्षण बल, दो तारों में प्रतिकर्षण बल कब लगता है पता है आपको, जब करंट विपरीत दिशा में हो। याद करो पुराने वाली कहानी, दो तारों के मध्य बल। मैंने कहा था आवेश का उल्टा कंसेप्ट है, समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, पर समान दिशा में धारा होती है तो बल आकर्षण होता है। विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो बल आकर्षण होता है, पर धारा विपरीत दिशा में होती है तो प्रतिकर्षण होता है। एक बात यहां समझ में आई कि सीडी में जो करंट बहने वाला है ना 6 एम्पियर, वो ए बी के उल्टा बहने वाला है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक क्वेश्चन तो हमारा ये भी है इसमें कि जो सीडी में धारा बहेगी वो आपको ये बताना है कि वो ए बी की दिशा में बहेगी या ए बी की उल्टी दिशा में बहेगी। तो बच्चों आप क्या आंसर देने वाले हो कि सीडी में, थोड़ा लैंग्वेज लिख दूं पहले भले आप चाहो तो, कि चूंकि सीडी तार हवा में रहे इसके लिए आवश्यक है कि इन तारों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगे। ये समझ में आया भैया? मैं कभी एग्जाम में दूंगा तो उल्टा कर दूंगा, आप लटक जाओगे। आपको साहब आपने प्रतिकर्षण पढ़ाया था, ये आकर्षण भी तो हो सकता था। जब तार सीडी होता स्थिर और ए भी गति कर रहा होता तो मुझे आकर्षण बल चाहिए था, है ना। अभी प्रतिकर्षण बल लगे, और यह तब संभव है जब समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में बहे, तो एक आंसर तो यह आ गया कि अतः सीडी में धारा एबी की विपरीत दिशा में होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कि जो सीडी में करंट है वो बच्चों एबी का उल्टा है। सीडी में जो करंट है बच्चों वो एबी का उल्टा है, पहली बात तो। अब दूसरी बात, लगने वाले बल का सूत्र याद है, एकांक लंबाई पर बल F/L कितना था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी उनके बीच की दूरी हुआ करती थी। क्लियर है? हमें एकांक लंबाई का द्रव्यमान चाहिए बच्चों। क्वेश्चन में देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सीडी की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, याद आया 11th क्लास में कुछ ऐसे किए थे हमने। एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब M/L, तो M लेके आना है बच्चों। तो फोर्स में स्पेस की कमी है थोड़ी, मैं यही लिख रहा हूं, तो मैं चाहूं तो F की जगह mg लिख सकता हूं क्या, mg/L। भाई फोर्स कितना लग रहा है उस पर, M द्रव्यमान तो mg लग रहा है ना। और ये बन जाएगा बच्चों म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और आपको तो एकांक लंबाई का बल चाहिए, मतलब आपको तो M/L निकालना है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब M/L चाहिए ना, तो M/L का सूत्र सेट हुआ बच्चों म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अरे समझ में आया कि नहीं आया भैया? एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र ये होता है, F का मान mg है, M/L निकाल लिया, सारी वैल्यू पुट कर दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। पहले करंट, एक में करंट 10 है, दूसरे में करंट 6 है, और 2 पाई डी कितना है 2 mm, 2 गुणा 10 की घात -3, और जी लेना है 10। सॉल्व करें देखें, 2 पाई इंटू 2 4 पाई ने 4 पाई को बहुत बढ़िया मारा। तो जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान आने वाला है, एकांक लंबाई का, ये लंबा नाम लिखना पड़ता है मुझे बच्चों, द्रव्यमान। मैं सीधा आंसर लिखने वाला हूं, सोचिए विचार करिए। ऊपर से संख्या तो क्या बची बच्चों 6,
अब जो भी बचेगा 10 की घात में जाने वाला है। सोचिए, नीचे से -3 और प्लस का 1 कितना बचा, माइनस का 2। 10 की घात -2 पर गए, प्लस के 2 हो गए, एक पहले से बैठा हुआ है 3 और माइनस के 7 तो माइनस का 4। रही बात मात्रक की, तो केजी पर मीटर। एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब m/l, तो m का m कैस मात्रक क्या होता है, केजी, और l का क्या होता है, मीटर। तो जो सीडी तार है, आंसर चेक करना एक बार, क्या सही है कि कुछ है सिस्टम खराब हो रहा है। क्या आंसर है, 6 × 10⁻⁻4 kg पर मीटर, ठीक है। और सीडी में धारा ए बी की विपरीत दिशा में बहेगी। अरे समझ में आया भैया सबको? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है, पूरा जो सवाल है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कहानी समझ में आई क्या नहीं आई बताओ? हैं? एक बढ़िया सा इसका एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लें और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा होगा? बहुत बढ़िया भाई। अगर आपने चैप्टर भी पढ़ा है और आप सारे क्वेश्चन और पूरा वीडियो देख रहे हो बिना स्किप किए, बहुत से बच्चों को जल्दी होती है, बढ़ो आगे बढ़ो आगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो ढंग से अगर पूरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस है कि आप इसको इजी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट, अच्छा उनको स्क्रीनशॉट लेकर के डिलीट कर देना सबको, है ना? ढंग से रफ में करके देखना, और रफ में हो जाए तब फेयर में करना भैया। मैंने पहले कहा है कि इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से गधे क्वेश्चन देखते ही नहीं है, और जो क्वेश्चन नहीं देखता है वो नंबर की उम्मीद भी छोड़ देना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका, है ना, अंकित। नेक्स्ट, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अंकित क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। क्षैतिज तल में रखी एक लंबे और सीधे तार में 50 एम्पियर की विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। जो करंट है वो 50 एम्पियर है। दिशा की बात हम भले बाद में कर लेंगे। तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर, दूरी दी हुई है तार से बिंदु की 2.5 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा। पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाल लूं और फिर परिमाण दिशा की बात कर लूंगा। तो बच्चों तार की बात करवा रहा है, तार की, और चालक तार का सूत्र क्या होता है, धारावाही शब्द और जोड़ दो एक। धारावाही चालक तार के लिए अब अनंत लंबाई का ही मानना है, अंडरस्टूड है, कुछ ना कहे तो। और तार का सूत्र कितना आया था, μ0 I/2πd। सारी वैल्यू जमाना। μ0 बोले तो 4π 10⁻⁻7, करंट बोले तो 50, नीचे से 2π, और डी भाई साहब 5/2, ढाई का मतलब 5/2। देखो 2 ने 2 को मारा, पाई ने पाई को मारा, और 5 ने 50 को 10 बार मारा। तो जो बी भाई साहब निकल के आए वो निकल के आए 4 × 10⁻, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर -6 टकला बचा। परिमाण समझ में आया कि नहीं आया? अरे तो बहुत सिंपल है यार, तार और हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। μ0 I/2πd, खेल खत्म। सारे मान जानता था, मैंने जमा दिए। बात करूं बच्चों दिशा की, दिशा समझने का प्रयास करें, 3D में समझेंगे हम। रेडी हो जाएं। तार, एक पेन ले लें अपने हाथ में, जिसमें धारा बह रही है दक्षिण से उत्तर, और बिंदु बच्चों पूरब में है। दक्षिण से उत्तर, बिंदु पूरब में है। कमरे में बैठ जाएं। दक्षिण दिशा सब जानते हैं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दिशा धारा कहां बह रही है, उत्तर से दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर है। हाँ कहां गया, करंट 50 एम्पियर धारा बह रही है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण से उत्तर मतलब करंट बह रहा है इधर। पेन बनाए अपना, पेन लें, और बिंदु है पूरब में, मतलब इस साइड में, यहां बिंदु है। नियम क्या कहता है, अंगूठा धारा में और उंगली बिंदु की ओर करते हुए चुंबकीय क्षेत्र बिंदु की ओर, अब मोड़ूं तो कहां जाएंगी, नीचे जाएगी उंगली। बना के देखना बच्चों, दिशा आपको समझ में आएगी। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये 3D में कमरे में बैठकर करके देखना है। कोई सूत्र नहीं समझाया, कुछ नहीं रटाया, सिर्फ फिजिकल बातें हैं। नियम तो हमें याद है ये ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, कि अंगूठा तो हो जाता है विद्युत धारा की दिशा में, और जिस तरह उंगलियां मुड़ रही हों
वो दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। आंकिक प्रश्न 5 था और अब मैं बात कर रहा हूं आंकिक क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में गिना जाता है। बहुत ध्यान से देखें, पूरा ध्यान बोर्ड पर लगाएं भाई। ये समझ में आ गया होगा। हर एक क्वेश्चन समझते जाएं, नहीं समझ में आता है वीडियो वापस चलाएं, जहां से नहीं समझ में आया पूरा प्रयास करना। आज क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 2 लंबे समांतर तार 4 सेंटीमीटर पर है। चित्र से समझाता हूं। 2 तार ले लिए भाई साहब, लंबे सीधे, बहुत बढ़िया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है साहब वो 4 सेंटीमीटर है। मजा आ गया भाई। इनमें आई और 3I धारा बह रही है। एक में तो बह रही है I और एक में बह रही है 3I। अब समान है कि विपरीत है, ऐसा कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मान की धाराएं एक ही दिशा में बढ़ रही हैं, एक ही दिशा में, तो चाहे दोनों ऊपर मान लो चाहे दोनों नीचे मान लो, इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? 2 सीधे तार हैं, बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, एक में I है एक में 3I है और धाराएं एक ही दिशा में हैं, इसलिए मैंने ऐसा खेल कर दिया। नेक्स्ट कहां गया? दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां पर शून्य होगा? इंपॉर्टेंट बात समझिए, राजस्थान बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र निकलवाने के 3 पॉइंट इस क्वेश्चन में वो बना सकता है। पहले तार से इधर मतलब कहीं यहां पर, दोनों तारों के बीच में मतलब कहीं यहां पर, और इस तार से इधर मतलब कहीं यहां पर। जब ये 2 तार आपको दिए जाएं, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करवाया था आपको, मुझे याद है। जब आपको 2 तार दिए जाएं बच्चों, तो 2 तार में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के 3 पॉइंट हो सकते हैं। पहले तार के इधर, दूसरे तार के इधर और दोनों के बीच में। 3 जगह पूछ सकता है। पूछ रहा है कि कहां फील्ड 0 है, तो बच्चों कहीं ना कहीं 3 कंडीशन में से एक कंडीशन में होगा। सोच के देखता हूं। पहले मैंने सोचा कि इस तार के इधर फील्ड 0 हो सकता है क्या? इसका फील्ड, इसको तार नंबर में दिमाग में 1 बोल रहा हूं और इसको मैं तार नंबर 2 बोल रहा हूं, तो इसका फील्ड B1 मानूंगा, इसका फील्ड B2 मानूंगा। तो मान लो मैं यहां कोई पॉइंट लेता हूं, मेरी जहां उंगली रखी हुई है बच्चों, तो बताओ इस पर B1 की दिशा क्या होगी? अंगूठा धारा में इस तार के कारण उधर तो हो जाएगा क्रॉस, तो इधर कैसा होगा? डॉट। यहां अगर मैं बिंदु लूं तो B1 होगा डॉट और B2 भी होगा डॉट। बुद्धि का उपयोग करो बच्चों, कि अगर मैं दोनों तारों के बाहर इस तार से इधर कोई पॉइंट चुनता हूं, तो उस पर दोनों तारों का जो फील्ड है B1 और B2 वो डॉट ही डॉट है। और जब 2 फील्ड एक ही दिशा में हो तो रिजल्टेंट 0 हो ही नहीं सकता, गारंटी है। रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है? जब 2 विपरीत दिशा में काम कर रहे हो। मतलब ये बात तो मैंने क्वेश्चन देखते पहचान कर ली कि इनके बाहर तो संभव ही नहीं है। फिर भाई साहब इस तार के इधर देखा मैं, तो कहीं यहां अगर बिंदु लूं तो B1 भी क्रॉस है और B2 भी क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस एक ही दिशा में है, 0 आने की कोई संभावना ही नहीं है। जरा बीच में बिंदु लेके देखना, बीच में कहीं, तो पहले का क्रॉस और दूसरे का डॉट, अब 0 हो सकता है। एक कंसेप्ट बन के आ गया बच्चों। जब धारा समान दिशा में बह रही हो, जब धारा समान दिशा में बह रही हो, तो जहां परिणामी क्षेत्र 0 हो वो बिंदु कहीं बीच में होगा। और होमवर्क, अगर करंट उल्टा कर दूं तो सोच के देखना, बीच में कतई 0 नहीं आएगा, या तो इधर या इधर। और इधर इधर किधर? जिसमें कम धारा बह रही है उसकी ओर, कम एम्पियर करंट आई यहां है तो कहीं यहां बिंदु मिलता। होमवर्क, करंट को उल्टा कर देना, इस 3I को आप नीचे कर देना, नीचे की ओर, तो आपको लगेगा कि बिंदु यहां 0 है। बीच में तो आ ही नहीं सकता है, यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, और चूंकि कम धारा बहेगी उसके पास में आएगा। लॉजिक छोड़ो आप, अब ये देखते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन ये था कि 2 तार हैं, एक में धारा I है एक में धारा 3I है, बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और बोल रहा है कि इनके बीच में कोई बिंदु कहां होगा जिस पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो। मैं लिख रहा हूं कि चूंकि तारों में विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, मतलब एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, अतः परिणामी
चुंबकीय क्षेत्र तारों के मध्य होगा। अब मध्य का मतलब मैंने ये तो कहा नहीं है बिल्कुल बीच बिंदु पे होगा। हाँ, करंट बराबर होता तो बिल्कुल बीच में होता। अब कम परिमाण वाले की ओर हमारा झुकाव रहता है। तो ये रहा पॉइंट। आप इस पॉइंट को ओ मान लीजिए बच्चों। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मान ली साहब हमने एक्स, और ये जो डिस्टेंस है ये हमने मान ली 4 - एक्स। अब सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताइए। अरे लोकेशन समझ में आई, मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, और मुझे पता है आप तो मुझसे क्वेश्चन भी पुटअप नहीं करते कि साहब बीच में क्यों आई, बाहर क्यों नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात तो आप बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है। चाहे एग्जामिनर कितना भी दम लगा ले, मेरी गारंटी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर इतने कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं, उतने आप सीख पा रहे हो तो। अब भाई होता क्या है कि बहुत से बच्चे वीडियो स्किप कर जाते हैं। अगर जिंदगी में क्वेश्चन कर जाए वो बच्चे, जो बच्चा वीडियो को स्किप कर रहा है या छोड़ रहा है, अगर वो न्यूमेरिकल कर जाए तो मेरी गारंटी है बच्चों। इसलिए जैसे कह रहा हूं उस तरीके से पढ़ना है, दिमाग मत लगा देना। तारों में धारा समान दिशा में बह रही है, तो जिस पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तारों के मध्य में ही कहीं 0 होगा। बच्चों ओ पर मान लें, तो ओ पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो या तो B1 - B2 आएगा या B2 - B1 आएगा। अरे एक ज्यादा होगा एक कम होगा, कैसे कर लो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। B1 - B2, क्योंकि एक तो डॉट है, क्रॉस है, और दूसरा कैसा है, डॉट अपोजिट। तो आप B1 - B2 या B2 - B1 लिख सकते हो। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि जब इसको 0 जमाऊंगा तो ये बन जाएगा भाई साहब B1 - B2, और पक्षांतर करवाऊंगा तो क्या B1 = B2 आएगा। अगर किसी बच्चे ने B2 - B1 लिखा होगा, उसका भी तो यही निकल करके आएगा। अब आप B1 और B2 दोनों की वैल्यू जमा दीजिए। B1 और B2 दोनों की वैल्यू जमा दीजिए। B1 मतलब यहां पहले का फील्ड, और पहले का फील्ड कितना आएगा, तार का फील्ड का सूत्र क्या होता है, μ0। करंट कितना है, I/2π। पहले से डिस्टेंस कितनी है, x। यहां बहुत से बच्चों का मानना है कि सर देखो x ये दूरी सेंटीमीटर में है और आपने मीटर में कन्वर्ट नहीं की। कर लो बच्चों, और ना करो तब भी इस कंडीशन में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, B2 की जरा देखना, μ0। करंट कितना है, 3I, और डिस्टेंस है बच्चों 2π 4 - x। क्योंकि अगर आप x को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो x गुना 10⁻² आएगा, तो यहां 4 - x गुना भी 10⁻² आएगा, और दोनों अलग अलग पक्षों में, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस को बदलो मत बदलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। μ0 ने μ0 को मारा, 2π ने 2π को मारा, और I ने I को मारा। अगर अब मैं बज गुना करता हूं तो x का 3 से गुणा करते ही कितना आया, 3x, और ये 4 - x। x इधर, x का जो मान आएगा बच्चों वो 1 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर में आंसर क्यों लिखा आपने, क्योंकि जो डिस्टेंस थी वो सेंटीमीटर में ही तो चल रही थी। मतलब जो कंडीशन बनेगी वो मैं अगर चित्र से समझाऊं, इसमें करंट बह रहा है I, इसमें करंट कितना बह रहा है, 3I, तो वो कंडीशन कहीं यहां होगी। यहां से तो उसकी डिस्टेंस होगी बच्चों 1 सेंटीमीटर, और यहां से उसकी डिस्टेंस होगी 3 सेंटीमीटर। इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 बन जाए। उम्मीद है बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 0 कहां है, बीच में क्यों है, बाहर नहीं है क्या, और इसको सॉल्व भी कैसे किया जाए। चलो एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो आपको समझ में आता हो वो करो। ठीक है साहब, आगे बढ़ाते हैं बात को, और हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर कितने, 6। नेक्स्ट हम आंकिक प्रश्न की ओर चलते हैं। आंकिक प्रश्न नंबर 7 जरा पढ़ के देख लो एक बार, कुछ 2-4 बातें आपको समझ में आ जाएं तो हैं। चलिए आंकिक प्रश्न नंबर 7, सुनो इसकी, सुनो पुकार पुकार के क्या कह रहा है ये। एक प्रोटॉन 0.2 टकला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र आपको B दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 0.2 टकला है। इजी भाषा में बोलूं तो ये सॉल्व करने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बन जाता है। अदरवाइज बहुत से बच्चों से पॉइंट ही नहीं कटेंगे, मैंने देखा है ऐसा। चुंबकीय क्षेत्र में इतने की चाल से B स्पीड दे दी भैया आपको 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड।
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, थीटा की जो वैल्यू है चुंबक क्षेत्र में प्रवेश करता है। याद है कि चुंबकीय बल, जब कोई आवेश q चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा हो तो लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, बराबर q v sin थीटा। कंडीशन नंबर 1, जब थीटा बराबर 0 या 180 है, समांतर या प्रतिसमांतर गति करता है तो बल 0 आया था, पथ रेखीय आया था। थीटा बराबर 90 डिग्री हो, लंबवत प्रवेश करता है, पथ वृत्तीय आया था। जब वृत्तीय की बात की थी मैंने तो mv² को मैंने qvv मैक्सिमम के बराबर किया था और वहां से त्रिज्या भी और टाइम पीरियड पता नहीं क्या क्या निकाला था। और तीसरी कंडीशन, जब 0 और 90 के मध्य प्रवेश कर रहा था, वेग को 2 घटकों में बांट दिया, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखीय गति करवा रहा था, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करवा रहा था, परिणाम गति कुंडलीनुमा हो गई थी। और वहां बात की थी मैंने पिच की और त्रिज्या की, 2 सूत्र आपको याद होंगे, ऐसे बोल दिया। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। लंबवत प्रवेश करता है, प्रोटॉन का त्वरण और पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रोटॉन का बच्चों एक तो त्वरण चाहिए, त्वरण ऑफ प्रोटॉन, और एक चाहिए बच्चों पथ की त्रिज्या। भाई सिंपल है, इसमें क्या है यार, कैसे भाई, जब ये एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया तो इस पर चुंबकीय बल कितना लगा होगा? चुंबकीय बल का सूत्र है QBV sin थीटा। अब चूंकि चर्चा में त्वरण आ रहा है तो क्या F को मैं ma पुट कर दूं, ma, और लंबवत थीटा का मान 90 पुट करते ही बच्चों ये आ जाएगा QBV। यहां से अगर आपको त्वरण निकालना है तो ये आ जाएगा QBV अपॉन m। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अरे सिंपल है बिल्कुल, त्वरण की बात कर रहा है तो लगने वाला बल होगा ma। त्वरण से कौन सा बल लगता है? F बराबर ma, सीधी सी बात है। और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है तो कितना बल लगेगा? QBV। दोनों को बराबर किया और हमने त्वरण निकाला, जो कितना निकल के आया? QBV अपॉन m। सारे आंकड़े आपके पास गिवन है, रख दो, उत्तर आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू Q, प्रोटॉन का आवेश बच्चों 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। उसकी जो स्पीड दे रखी है 6 इंटू 10 टू दी पावर 5। जो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -1 टकला। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.6766 लिख लो, इंटू 10 की पावर -27। इसे सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अप्रोक्सीमेट आंसर निकालता हूं, लगभग 1.6 से 1.66 कट गया, थोड़ा सा एक से कम आता पर मैंने लगभग एक ही मान लिया। अब तुरंत देखना, 6 दूनी 12 इंटू 10 की पावर -27 को ऊपर ले जाओ, प्लस के 27, 27 और 5 28, 29, 30, 31, 32, प्लस के तो हो गए 32 और माइनस के 20 और प्लस के 32, तो ये बचेंगे 12। आंसर क्या है? अप्रोक्सीमेट आंसर देख के सेट कर देंगे। तो जो इसमें त्वरण आ रहा है वो आया 1.15। हाँ ठीक है, 1.2 के आसपास ना करके 1.15, 1.2 से काम चला लूंगा मैं तो। पॉइंट हम लिखूँ तो 1.2 10 टू दी पावर 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट आंसर चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। त्वरण समझ में आया? थोड़ी लंबी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना भाई। प्रोटॉन जब प्रवेश कर रहा है, त्वरण की बात कर रहा है, तो त्वरण की टर्म में जो सूत्र आता है वो है ma। और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत बोल रहा है ना, थीटा बराबर 90 डिग्री है, और जब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जाता है तो बल का सूत्र आएगा QVV। तो मैंने ma को QVV के इक्वल किया बच्चों, और यहां से मैंने निकाला है a। और दूसरी बच्चों मुझे क्या निकालनी है? त्रिज्या। नीचे नहीं दिखेगा, यहां देखें, त्रिज्या याद है क्या? रटने के लिए मना किया था मैंने, ये कहा था आप क्या रटोगे? mv²/r, क्योंकि जब 90 डिग्री पर जाएगा तो गति कैसी होगी? वृत्तीय। और जब भी वृत्तीय गति की याद आ जाए, पता नहीं याद तो किस किस की आती है, खैर वृत्तीय गति की याद आ जाए तो बल लगेगा mv²/r। और ये जब किसके बराबर होगा? QBV के बराबर आएगा। v ने एक v मारा, और जब त्रिज्या निकल करके आई तो वो निकल के आई mv/qv। इसमें सारे आंकड़े जमाए, m 1.666666 10 टू दी पावर -27, स्पीड है 6 इंटू 10 टू दी पावर 5, q है 1.6 10 टू दी पावर -19, और v है, घर से सॉल्व कर लोगे क्या? अप्रोक्सीमेट दिखा दूंगा आपको हो तो। r इज इक्वल टू
6/2 वैसे 3 बचता, पर हम 3 से थोड़ा सा कम ले लें, 2.9 ले लो। कम क्यों लिया समझ गए ना, पूरा नहीं कट रहा था नहीं ऐसा कुछ। और 10 की पावर नीचे से बचा -20, ऊपर गया प्लस के 20 और 5 और 25 और माइनस के 2 मीटर। तो जो रेडियस आई है वो 2.9 सेंटीमीटर शायद। आंसर मैच करके देखेंगे एक बार। जो इसमें रेडियस है 0.031 31 आया, मतलब ये कोई बात ना, 2.9 ना आकर ये भैया 31 आया। अब की बार 6 ऊपर है, सॉरी सही बात है, थोड़ा ज़्यादा आएगा 3 से। करके देख लेना। अरे कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो, और वैसे भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हमारे पेपर में आते भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये था अंकित प्रश्न नंबर 7। कैलकुलेशन करना ही साइंस है क्या आपके लिए? नेक्स्ट बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? तो एक बार स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई कर लो तो मजा आ जाएगा, ये मान लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक तार जिसमें 8 एम्पियर की धारा बह रही है। भाई साहब, तार में जो करंट बह रहा है वो बह रहा है 8 एम्पियर। आई की वैल्यू दे दी इसने। 0.15 टेस्ला के समान चुंबकीय क्षेत्र में बी की वैल्यू 0.15 टेस्ला, मतलब 15 गुना 10 की घात -2 टेस्ला। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा बराबर 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। मतलब धारावाही तार है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, बल लगेगा यार, क्या है। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा बताइए। भाई साहब बल की बात करवा रहा है, एकांक लंबाई पर मतलब F/L निकालना है। तो जब धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, एक तार जिसमें करंट बह रहा है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में और रख दूं तो लगने वाला बल हो जाता है भाई साहब ILV sin थीटा। ILV sin थीटा। आपको तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल चाहिए, तो ये बन जाएगा IB sin थीटा। क्या इसमें धड़ाधड़ सारे मान सेट कर सकते हो क्या? I कितना है 8, B कितना है 15 गुना 10 की घात -2, थीटा कितना है 30, साइन 30 कितना आएगा 1/2। ये 4 बार मर गया, 15 चौके 60, क्या 6 गुना 10 की घात -1। बहुत जल्दी किया है, बिल्कुल सही है। और एल नीचे, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 0.6 न्यूटन पर मीटर आया। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल तो यह आया। पूछ रहा है दिशा, तो बच्चों दिशा वैसे तो मैं नहीं निकाल सकता, पर अगर इसका सदिश रूप अगर किसी को याद हो तो F वेक्टर बराबर कितना होता है बच्चों? I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मतलब जब मैंने L और B का क्रॉस किया, तो बल आया। और क्रॉस करने में बताता हूं कि जो F की दिशा होगी वो L और B को मिलाने वाले तल के लंबवत होगी। तो दिशा में लिख देना L वेक्टर तथा V वेक्टर को मिलाने वाले तल के लंबवत। जो डायरेक्शन है फोर्स की बच्चों धारावाही चालक पर लगने वाले बल की, वो है एल वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाले तल के लंबवत। कहानी समझ में आई सबको? इसका एक बढ़िया सा एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट लें और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सब, बढ़ाओ लिखो, चलो ठीक है सही सब, नोट करो, चलो नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। ये था आपका अंक एक नंबर 8। क्लियर यहां तक? अभी 9 में हेल्महोल्ट्ज करके छूटा हुआ है, ठीक है ना। 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन नंबर 9 अभी नहीं करा सकते भाई, एक टॉपिक बीच में छूट गया है हेल्महोल्ट्ज कुंडली नाम से। तो जब वो टॉपिक पढ़ा देंगे तब करा देंगे, ठीक है ना। दवा रोक लेते हैं, हम चर्चा करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि पढ़िए, अंकित प्रश्न नंबर 10। 2 मीटर लंबे तार, 2 तार हैं 2 मीटर लंबे। तार की लंबाई आपको दे दी है बच्चों, याद रखना 2 मीटर। परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित हैं। जो तारों के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो है 0.2 मीटर। कहने का मतलब 2 गुणा 10 की घात -1 मीटर।
दोबारा पढ़ता हूँ। दो तार 2 मीटर लंबे हैं, उनके बीच की दूरी 0.2 मीटर है। दोनों में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आई की जो वैल्यू है वो है 0.2 एम्पियर। 2 गुना 10 की घात -1 एम्पियर। और बच्चों ये जो धारा है ना एक ही दिशा में बह रही है। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा? एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हमें चाहिए, F/L हमें ज्ञात करना है। तो सरल है यार। जब 2 सीधे तार रखे हों, 2 सीधे, जब धारावाही तार की बात करवा ले तो बल का सूत्र तो रटा हुआ है मुझे। F/L होता है μ0। देखो 4-5 सूत्र हैं, उन्हीं पर पूरा खेल चल रहा है। I1 I2/2πd। एकांक लंबाई का बल चाहिए, क्यों L का मान जमाते हो, जरूरत ही नहीं है। μ0 की वैल्यू 4π10⁻⁷। पहले में करंट 0.2, दूसरे में भी करंट 0.2 और नीचे 2π और जो डिस्टेंस है वो भी 0.2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2π से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो जो एकांक लंबाई पर बल बचेगा ना, बल वो कितना आएगा बच्चों, सेट कर लो यहां से। 2 × 2 कितना आएगा, 4 × 10⁻⁸ Nm/मीटर आएगा। जो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है वो कितना है, 4 × 10⁻⁸ Nm/मीटर। क्लियर है? इसमें 2 × 10⁻⁷ आ रहा है। क्या बात है ना। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। गलत है भाई, थोड़ा सही कर लेना। कैलकुलेशन और देख लेना आप। μ0 4π10⁻⁷ 0.2 और नीचे 2π और डिस्टेंस भी 0.2 ही है ना। 0.2 ने 0.2 को मार दिया, 2 सही है, कोई टेंशन नहीं, अपना करेक्ट आंसर है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। L की वैल्यू क्यों नहीं जमानी, क्योंकि बल थोड़ी पूछ रहा है भाई, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की वो आपसे चर्चा करवा रहा है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, देख रहा होगा, ले लीजिए। इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। पूरे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक वीडियो और बनाऊंगा अभी आंकिक प्रश्नों की ही, लंबा चलने वाला है अभी, तो सारे क्वेश्चन भी करके देखेंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों? तो यहां तक लिख लीजिए। अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। घर अब टाइम ज़्यादा बढ़ाएं, खूब पढ़ो, नो टेंशन। अगर कोर्स कम भी होना है तो तुम्हें तो नॉलेज मिलेगी ना यार। इन फ्यूचर तो ये चीज़ें काम देंगी ना आपको। राजस्थान बोर्ड से क्या मतलब है? इसलिए कह रहा हूं कि जितना पढ़ाया जा रहा है पूरा बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़िए और अपना ध्यान रखें भाई। ठीक है ना? अपना, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें इस कोरोना काल में। ठीक है? घर से बाहर ही क्यों जाते हो? बढ़िया है, घर पे पढ़ाई मिल रही है आराम से, घर बैठ के बिल्कुल मज़े से पढ़ो। ठीक है बच्चों? तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर अपनी अगली वीडियो में। ठीक है ना?